हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आज आपके सामने लेकर आई हूँ अर्श इंस्टीट्यूट की तरफ से हिंदी भाषा से जुड़े 30 क्वेश्चन जो कि आपके टेट सी टेट में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 31 से लेके 60 नंबर तक आपको हिंदी भाषा से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि या अभ्या? तो आप जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा शब्द है। देखिए जो है अभ्यागत शब्द जो होता है अभि धन आगत शब्द से बनता है। अभि धन आगत शब्द से बनता है, अतः इस शब्द में जो होता है अभि उपसर्ग होगा। तो उत्तर नंबर तीसरा अभी सही है। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, इय, रम या अणीय? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ देखिए रमणीय शब्द जो होता है रम धन अनीय शब्द से बनता है। अनीय, इसका संधि विच्छेद होता है रम धन अनीय। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? अनीय। पहला आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौरव सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सर तथई। बाण की वायु उड़ाव के लच्छन लच करो अरिहा समर्थ ही। ये देखिए एक काव्य की 2 लाइनें दी हुई हैं। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पूछा गया है इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। बौरव सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई। बाण की वायु उड़ाव के लच्छन लच करो अरिहा समर्थई। इनमें रस पूछा गया है। रौद्र रस है, भयानक रस है, भीभत्स रस है या वीर रस है? फटाफट आंसर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है धार, लघु कुठार की धार, यहाँ देख रहे हैं आप जो बताना चाह रहा है यहाँ पर रौद्र रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव या अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर असहाय हो जाता है और तब रौद्र रस का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? रौद्र रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो धायक पलचार में छंद है। ये कौन सा छंद है? दोहा है, रोला है, सोरठा है या बरवे है? फटाफट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हम दोहे में मात्रा लगाकर या सोठे में मात्रा लगाकर या रोला में मात्रा लगाकर ज्ञात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु। बरनौ में देखिए बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक
फल 4। अब देखिए यहाँ पे गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ रही हैं? नहीं, गलत है, यहाँ पर 12 नहीं आनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 मात्रा हैं। पहले चरण में कितनी हो गई? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे चरण में कितनी हो गई? 11। पहले चरण में 13 हैं, दूसरे चरण में 11 हैं। तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। यानी कि हमारे पहले और तीसरे चरण में कितनी हैं? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हैं? 11 मात्राएं। इस प्रकार यहाँ पर क्या चीज़ बनती है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, दोहा। क्या चीज़ बनती है? दोहा। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया? दोहा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रही हैं। इन चारों में एक वाक्य शुद्ध है। देखिए, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठाक मेल होना चाहिए। जैसे मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रही हैं। इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें पहले, दूसरे और चौथे में कर्ता क्रिया ठीक नहीं है। ठीक है, अतः शुद्ध वाक्य है हमारा मोहन और गीता गा रहे हैं। तो तीसरे नंबर का जो हमारा वाक्य है वो है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? देखिए, क्लीव, क्रम, कृषक और कृषाणु। हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? अब जैसे कि जो रैपिडेक्स होती है या जो भी हिंदी शब्दकोश होता है उसमें भी क्रम से जो है शब्दकोश में शब्द चलते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे कृषक आएगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका क्रम और चौथे नंबर पे आपका आएगा क्लीव। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या पूछा है? शब्दकोश में सबसे अंत में क्या आएगा? तो सबसे अंत में हमारा कौन सा आ रहा है? क्लीव। तो आंसर हमारा सही होगा पहला, क्लीव। अगला देखिए, चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? देखिए उत्तर देखिए, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। अब देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और दोनों की अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोग शब्द का लोप हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर पूर्व पद जो है चराचरम, पूर्व पद है चर और उत्तर पद क्या है? अचर। तभी यहाँ पर बनता है चराचर, चराचरम। तो पूर्व पद का मतलब होता है चेतन और उत्तर पद का मतलब होता है जड़। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, चेतन और जड़ दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। और इस प्रकार यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। तो उत्तर हमारा सही हो जाता है दूसरे नंबर का, द्वंद्व समास। चराचरम में द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है?
वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। देखिए जो है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका है हमारा वाक्य प्रयोग। अगला देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये किसने कहा है? किंडरगार्टन, नंबर 2 मॉन्टेसरी ने, डेक्राली ने या अभिक्रमित अनुदेशन ने। ये वाक्य भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किसका है? देखिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्राली और भाषा शिक्षण पद्धतियाँ हैं, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा सही हो जाता है किंडरगार्टन। ठीक है, सॉरी अभिक्रमित अनुदेशन, यहाँ पर उत्तर हमारा सही होता है अभिक्रमित अनुदेशन। अगला प्रश्न देखिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। किसका मानना है? मॉन्टेसरी पद्धति का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का या किलपैट्रिक का? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का। उत्तर हमारा दूसरे नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या चीज़ उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली उपयुक्त नहीं है, अव्यकृति प्रणाली या निगमन प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या चीज़ उपयुक्त नहीं है? देखिए आगमन, निगमन व अव्यकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त है। आगमन, निगमन और अव्यकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त है, परंतु कक्षा अभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें अभिनय होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का सही। चलिए अगला देखते हैं, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए मिर्ज़ापुर आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1861 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा मिर्ज़ापुर से किया गया था। कहाँ से किया गया था? मिर्ज़ापुर से। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा, बद्री नारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा जो है कहाँ से किया था? मिर्ज़ापुर से। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मिर्ज़ापुर। अगला देखिए, आदिकाल की रचना है, इनमें से आदिकाल की रचना कौन सी है? अखरावट है, दीपशिखा है, छत्रसाल है या खुमान रासो है? छत्रसाल दशक है, कौन सी है? देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट है, ये भक्ति काल की रचना है। ये भक्ति काल की रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। और भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक जो है, ये भूषण द्वारा रचित है छत्रसाल दशक, ये रीति काल की रचना है। और महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीपशिखा, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीपशिखा है, ये आधुनिक काल की रचना है। और जबकि दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो, ये आदिकाल की रचना है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? खुमान रासो।
जे दलपति विजय द्वारा रचित है खुमान रासो, जो आदिकाल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पूर्व। हिंदी का शिक्षण की पाठ योजना का उद्देश्य कथन प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के प्रश्न के बाद आता है। ठीक है, इसका उत्तर नंबर 2 सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्कुराएं या आलोक पर्व। देखिए जो है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है, ये चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यह 3 भागों में संकलित है। इसके अतिरिक्त भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध में संग्रहित हैं। तो उत्तर यहाँ हमारा हो जाएगा दूसरा सही, चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? देखिए राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971 में, 72 में, 73 में या 74 में? तो इसका सही उत्तर है आपका 1972, दूसरा। अगला प्रश्न देखिए। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष के इच्छुक को, रात्रि में विचरण करने वाले को या मृत्यु के इच्छुक को? निरामिष जो होता है, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा सही है। अगला देखिए। शहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेश मूल से परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। तो यहाँ पर शहद शब्द जो है वह आगत शब्द है। उत्तर हमारा सही हो जाएगा 4। अगला देखिए। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के, स्त्री के, पुस्तक के या व्यवसाय के? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वनिता का प्रयोग किस पे होता है? स्त्री। तो इजी है, बहुत ही ज़्यादा स्त्री। उत्तर हमारा सही हो गया नंबर 2। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का या कामदेव का? ये पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आ गया है। तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्याय है। उत्तर हमारा सही हो जाता है 1, विष्णु का पर्याय है। इसके अतिरिक्त विष्णु के पर्याय में केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी पर्याय विष्णु के या मुकुंद के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या दादू? तो उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार जो हैं रैदास हैं। उत्तर हमारा सही हो जाता है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप है? कपट, कपूर, कारपेट या कपड़ा? करपट जो है एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है हमारा कपड़ा। उत्तर हमारा सही हो जाता है 4, कपड़ा।
निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्दयुग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत। देखिए यहाँ पर जरा सा फर्क है। यहाँ पर देखिए बा में डना नहीं लगा हुआ है, बड़ा बा नहीं है बड़ा, और यहाँ पर देखिए बसंत जो है इसका वाह बना हुआ है, बा नहीं बना हुआ है। थोड़ा सा बस ज़रा सा फर्क है, देख कर आप समझेंगे तो अच्छा समझ लेंगे, सुनने के नहीं समझ पाएंगे बाकी तो आप सुनकर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर शब्द युग्म शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपका बारात बसंत शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। ठीक है, तो पहले नंबर का हमारा जो है यहाँ पर बारात बसंत, ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अर्ध स्वर है या वा, ई उ, र र या र श। इसमें अर्ध स्वर कौन सा है? देखिए यहाँ पर या व राला जो होते हैं ये अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, या और वा। ये शब्द हमारा ये उत्तर हमारा पहले नंबर का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपनी दाढ़ी में खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। इसका सही उत्तर है नंबर 2, अपराधी का शंकाग्रस्त हो जाना, अर्थात दोषी सदैव सशंकित रहता है। अगला देखिए, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? आगार, प्राक्कथन, पृष्ठपेषण या फिर प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर है पृष्ठपेषण। पृष्ठपेषण का मतलब होता है एक बार कही बात को दोहराते रहना। अगला देखिए, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आता है। इसका उत्तर हो गया हमारा तीसरा, विशेषण। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? संज्ञा या सर्वनाम की दृष्टि से दूर होने, निकलने आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। तो यहाँ उत्तर हमारा सही हो गया पहला, अपादान। अगला देखिए, महो उर्मी का संधि विच्छेद क्या है? प्रस्तुत शब्द में गुण संधि है। महा उर्मी प्रस्तुत शब्द में संधि जो है गुण है, और यहाँ पर जो है आपका उत्तर आएगा महाधन ऊर्मी। ठीक है, तीसरा उत्तर सही है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। इसका सही उत्तर है समष्टि का विपरीत शब्द है व्यष्टि। उत्तर नंबर 4। तो यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।